तो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर, उसके बाद मैं 1 महीने के लिए गायब सा हो गया क्योंकि मैं कुछ लीगल ट्रबल से फंस गया था। हालांकि ये लीगल ट्रबल प्रेमानंद जी महाराज की तरफ से नहीं आया था, पर काफी खतरनाक बंदों की तरफ से आया था। और उस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज की जो हिपोक्रेसी है, कैसे ये सुपरस्टिशन को बढ़ावा दे रहे हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके बारे में मैंने बात की थी और कुछ ऐसी चीजें बताई थी जो लोगों को पता होनी चाहिए प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के बाद हो सकता है मेरे ऊपर जो लीगल ट्रबल्स है वो हद से ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि इंडिया और उसकी बर्बादी के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 बार वीडियो बना चुका हूँ और ये मेरी आखिरी वीडियो होने वाली है इस टॉपिक के ऊपर। क्योंकि आई थिंक मुझे इतने छोटे चैनल पे इतने ज्यादा लीगल ट्रबल नहीं लेने चाहिए, क्योंकि लीगल ट्रबल से आपका बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो अगर आपको मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन, अनबायस्ड ओपिनियन पसंद आ रहा है तो मेक श्योर इस वीडियो को इतना शेयर करना, इतना हाइप करना कि ये आवाज जो है ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हमारा देश बर्बादी के कगार पे जाते जा रहा है। और अगर इसको नहीं रोका गया तो धीरे धीरे ये इतना बर्बाद हो जाएगा कि यहां से इसको ठीक करना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। अब इंडिया के अंदर सबसे पहले अगर आपके साथ कोई क्राइम हो जाए या आपके साथ कोई नाइंसाफी हो जाए, आपको सबसे पहली चीज जो आपको इंसाफ दिला सकती है वो क्या होती है? आपके नजर में जो सबसे पहली चीज होगी वो शायद होगी हमारी इंडिया की पुलिस। आप पुलिस के पास जाते हो इस उम्मीद में कि आपको यहाँ पे इंसाफ मिलेगा। पुलिस का जो रवैया है वो डिपेंड करता है कि आप क्या हो। अगर आप अमीर हो, पावरफुल हो और आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो पुलिस तो आपके साथ कोऑपरेट करेगी, पुलिस आपके खिलाफ मतलब आपके लिए इन्वेस्टिगेशन करेगी। वहीं पे अगर आप गरीब हो और यहाँ पे अगर आपकी बच्ची का भी रेप हो जाए, आपके घर में किसी के साथ गलत हो जाए, तो पुलिस एफआईआर नहीं लिखेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि पुलिस को काम करना पड़ेगा ना एफआईआर लिखने के बाद। अगर किसी बच्ची का रेप हुआ है और रेप करने वाला कोई मंत्री है तो पुलिस एफआईआर क्यों लिखेगी जब वो मंत्री से घूस लेके केस को रफा दफा कर सकता है? प्रॉफिट तो उसका वहां पे है। और 90% 100% केसेस में ऐसा ही होगा कि पुलिस वाला उस अमीर का साथ देगा, गरीब का साथ नहीं देगा। और यही रीजन है इंडिया के 100% गरीब पुलिस के पास जाना चाहते ही नहीं, अनलेस अनटिल उनकी बहुत ही बड़ी मजबूरी हो। और अगर वो जाते भी हैं तो पुलिस वाले उनको इतना हैरास करते हैं, इतनी घूसखोरी करते हैं जिसकी कोई भी हद नहीं। इंडिया की पुलिस 90% स्टेट पुलिस को देख के ऐसा लगता है ये वर्दी में सिर्फ गुंडे हैं, इनको काम धंधा कुछ भी नहीं आता। इनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखोगे इतनी नेगेटिव होती है कि इनको मारने मुड़ने का मन करता है। और इसके बारे में मैं डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर बात कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं बस शॉर्ट में बता देता हूँ। इंडिया की पुलिस बहुत ही बड़ी घोड़ी है और वही है जो इससे मिलता जुलता शब्द है। चलो पुलिस तो घोड़ी है। अब आप सोचोगे कोई नहीं, हम कोर्ट चले जाएंगे, हमारे पास टाइम भी है, बहुत टाइम है, तो अब आप कोर्ट जाओगे। कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हालत देखी है? जैसे ही अगर आप कोर्ट के अंदर एंट्री करोगे तो आपको पता चलेगा हमारा कोर्ट होना ना होना ये भी बराबर ही है इंडिया के पुलिस की तरह, क्योंकि इतने पेंडिंग केसेस है यहाँ पे। डेटा अगर आप देखोगे, इसके बारे में भी मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ पुरानी वीडियो में। मैं एडिटर को बोलूंगा डेटा दिखा दे, इतना मेरे पास टाइम नहीं है याद रखने का। पर हाँ, इतने पेंडिंग केसेस हैं कि अगर सारे के सारे जजेस काम पे लग जाए जितने अभी हैं इंडिया के अंदर, तब भी 10 साल लग जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, सिर्फ पेंडिंग केसेस को सॉल्व करने के लिए। अब आप समझ जाओ, पेंडिंग केसेस तो ये वो है जो पहले से पड़े हुए हैं, और भी तो केसेस आएंगे। मतलब कुल मिला के इंडिया के जो पेंडिंग केसेस हैं वो कभी सॉल्व होने वाले ही नहीं है। और इंडिया के जजेस इतने अपरंपार, अगर आपने इनको क्रिटिसाइज कर दिया तो ये आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। और इसका जीता जाता एग्जांपल तो तमिलनाडु से एक स्टूडेंट ने कर दिखाया। लॉ स्टूडेंट था कोई, उसने बस ये लिख दिया सुप्रीम कोर्ट हैज नो स्पाइन। वो ऐसा इसलिए लिखा उसने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शायद एनसीईआरटी का एक चैप्टर जो था उसको गायब कर दिया था या फिर उसको चेंज करवा दिया था। और वो चैप्टर था जजेस के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, कि कैसे हमारे कोर्ट यूजलेस हैं, कैसे हमारे कोर्ट के अंदर पेंडिंग केसेस हैं। तो इस चैप्टर के ऊपर बहुत सारी क्रिटिसिज्म थे जजेस के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, तो इस चैप्टर को शायद हटा दिया गया था। तो इससे रिलेटेड उस स्टूडेंट ने जैसे ही ये लिखा सुप्रीम कोर्ट हैज नो स्पाइन, मतलब उसकी मुश्किलें बढ़ गई। कॉलेज वालों ने बोला कि ये तूने क्या कर दिया, ये तो गलत लिखा है तूने, इसको जल्दी से डिलीट कर। उसके ऊपर प्रेशराइज किया गया कि अगर तूने ये नहीं किया तो तेरे खिलाफ एक्शन हो जाएगा। मतलब ये हालत लॉ स्टूडेंट का है, जहां पे डेमोक्रेसी को सिखाया जाता है, जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को सिखाया जाता है। जब हालत वहां पे ऐसी है तो इससे अंदाजा लगा लो जो आम लोगों के बीच में जो हालत होगी वो कैसी होगी। अगर किसी आम बंदे ने लिख दिया सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट का ये जज, उसका नाम लिख के लिख दिया कि ये तो किसी काम का ही नहीं है, ये तो केस वेस भी सॉल्व करना नहीं आता इसको, अगर उसने ऐसा लिख दिया तो उसके खिलाफ बहुत ही बड़ा एक्शन हो सकता है। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ी चीज हो गई। आप किसी हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कुछ लिख के देखो, उसको क्रिटिसाइज करके देखो सोशल मीडिया पे, गलती से भी आपका ट्वीट या पोस्ट वायरल हो गया तो देखना आपके साथ क्या होगा। आपको अंदाजा लग जाएगा हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि करप्ट जजेस करप्ट नेताओं को बचाते हैं और करप्ट नेता करप्ट जजेस को बचाते हैं। और ये जो साइकिल है ऐसा चल चुका है कि अगर करप्ट नेता ने कोई क्राइम किया है तो करप्ट जज कोशिश करेगा उसको बचाने की, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बच ही जाएगा, अनलेस एंड अनटिल उसकी बातें जो है वो सोशल मीडिया पे फैल चुकी है, बहुत सारे लोगों के बीच में ये बातें आ चुकी है कि हाँ ऐसा एक कोई करके नेता है, इसको बचाया जा रहा है। तब जाके हो सकता है उसको दिखावे के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। और बात तो अब ऐसी हो चुकी है कि खुल्लम खुल्ला बाबाओं को निकाल दिया जा रहा है। आसाराम बापू जो कन्विक्टेड रेपिस्ट था खुल्लम खुल्ला घूम रहा है, कभी भी मुंह उठा के बाहर आ जाता है। और उसके खिलाफ भी मैं डिटेल में वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा तो मेरे जान के लाले पड़ जाएंगे।
मतलब बाबाओं का खौफ इस कदर है, और ऐसा खौफ इसलिए क्योंकि हमारे देश के अंदर धार्मिक लोग इतने ज्यादा हैं, धर्म के नाम पे वोट देने वाले लोग इतने ज्यादा हैं कि उनको देखते ही गुस्सा आता है। इनको वोटिंग का अधिकार है ही क्यों? कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ, 1 लाख रुपए जो टैक्स भरता है साल का, या 2 लाख 10 लाख रुपए जो टैक्स भरता है, जो एयरपोर्ट का इस्तेमाल करता है, जो रोड पे अपनी महंगी गाड़ियां चलाता है, उसको भी सेम वोटिंग का अधिकार है। और वहीं दूसरी तरफ गरीब बंदा जो 10,000 रुपए के लिए किसी ऐरी गरीब पार्टी को वोट कर देता है, जो ना तो रोड बनाती है, ना कुछ बनाती है, ना वो तो टैक्स भरती है वो जनता, उसके पास भी सेम वोटिंग अधिकार है। मतलब कितना गलत नहीं लगता ये? हालांकि ये मेरे को पूरा ही गलत लगता है, पर क्या करें, डेमोक्रेसी के नाम पर सबको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। ये भी ठीक है, सबको वोटिंग का अधिकार दो, पर कम से कम अगर वोटिंग का अधिकार दे रहे हो तो चुनाव में ये सब क्या चल रहा है कि पैसे दे के आप वोट ले रहे हो? सब कुछ ये खुल्लम खुल्ला हो रहा है। हम खाना खा के टहलने निकले तो 3 लोग थे जो भाजपा वाले थे, इधर उधर घूम रहे थे और सबको हाथ पे उंगली पे स्याही लगा रहे थे और पैसा बांट रहे थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्टी करती है, सारी पार्टी यही करेगी अगर वो पावर में आ जाए तो। हमारे देश के अंदर अगर ये पार्टी चोर है तो दूसरी पार्टी थोड़ी कम चोर है, लेकिन चोर सारी पार्टियां ही हैं। और जब हमारे देश के अंदर इतना कुछ चल रहा हो, आपको लगता है हमारे देश के अंदर इंसाफ मिलेगा? आपको लगता है कि अगर आप आवाज उठाओगे देश के करप्ट सिस्टम के खिलाफ आपको इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। और भरत तिवारी इसका जीता जाता एग्जाम्पल है, जिसको एनकाउंटर में मार दिया गया। लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। 17 जून बिलोटी विलेज, इस डेट को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे के पूरे बिहार को हिला के रख दिया। तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में एक भरत तिवारी नाम का बंदा रहता था, जो फेमस ही था बहुत सारी आवाजें उठाने के लिए। वो सिस्टम के पास जाता था, रिकॉर्डिंग करता था, या तो फेसबुक लाइव करता था, और वहां पे जाके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता था, ताकि वो सिस्टम को एक्सपोज कर सके। और सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक दिन भरत तिवारी के यहाँ पे आती है पुलिस। हालांकि भरत तिवारी के पास भी बंदूक थी, उसने शायद एक बार बंदूक चलाई भी थी, पर वो बंदूक किसने किसी पुलिस वाले पे नहीं चलाई थी। उसके बाद भरत तिवारी ने क्या किया, वो बंदूक जो है सरेंडर कर दिया, और पुलिस वालों के पास उसकी बंदूक आ चुकी थी। अब भरत तिवारी पूरा का पूरा निहत्था हो चुका था। अब भारत का संविधान ये कहता है, अगर कोई बंदा जिसके पास गन हो, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो, अगर उसने बंदूक सरेंडर कर दी है, उसके पास कोई भी हथियार नहीं है और वो सरेंडर करना चाहता है, तो अब आप उसके ऊपर गोलियां नहीं चला सकते। और भरत तिवारी तो कोई आतंकवादी भी नहीं था, हालांकि बंदूक थी उसके पास, और मैं मानता हूं बंदूक रखना गलत है बिना किसी लाइसेंस के। पर एक चीज तो आप भी मानोगे, हमारा सिस्टम इतना सड़ चुका है कि बंदे बंदूक उठाने पे राजी हो चुके हैं। और जैसे ही भरत तिवारी के पास पुलिस आती है, तो भरत तिवारी सीधा सीधा कहता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, और पुलिस वालों के पास वो बंदूक फेंक देता है। हथियार इनको दे दिया गया। और पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं और उसको जान से मार देते हैं। भरत तिवारी को पुलिस ने कुल 5 गोलियां मारी। हालांकि उसने सरेंडर कर दिया था, लेकिन जब पुलिस का बयान आता है तो पुलिस बोलती है कि उसने हमारे ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की, तो बदले में हमने भी फायरिंग की और इसमें उसकी जान चली गई। पर पुलिस वालों को ये नहीं पता था कि भरत तिवारी उस वक्त फेसबुक पे लाइव था। और जैसे ही लाइव की क्लिप बाहर आई, तो बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में आ गए। भरत तिवारी के बिहार का सीएम सपोर्ट में आ गया, बिहार के अलग अलग मंत्री सपोर्ट में आ गए, दुनिया भर के जो मीडिया हाउसेस थे वो सपोर्ट में आ गए। और ऐसा ये इसलिए हुआ क्योंकि भरत तिवारी के पास फेसबुक लाइव थी। मैं मानता हूँ एक चीज, तो आप भी एग्री करोगे, अगर भरत तिवारी फेसबुक पर लाइव नहीं होता और ये सबूत पब्लिक नहीं होता, तो मीडिया भी भरत तिवारी को ये बोलती कि हाँ उसने गोली चलाई, सबके सब उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने पे लग जाते। जो बिहार का सीएम भरत तिवारी के सपोर्ट में बोल रहा है, वो भी भरत तिवारी के सपोर्ट में नहीं बोलता। तो सारा का सारा खेल सोशल मीडिया का है। अगर सोशल मीडिया पे सबूत है तो बिहार का सीएम भी आपके साथ है, दुनिया भर के नेता भी आपके साथ है, और वही सबूत नहीं है तो आपका कैरेक्टर असैसिनेशन तक हो सकता है। हमारे देश की हालत इतनी खराब हो चुकी है आज के टाइम पे। हालांकि जिस पुलिस वालों ने भरत तिवारी के ऊपर फायरिंग की है, उस पुलिस वालों को तो अभी बेसिकली सस्पेंड कर दिया गया, जितना मुझे ठीक से पता नहीं, मैंने आर्टिकल ढंग से पढ़ा नहीं, पर सस्पेंड करने से हुआ गया। इन पुलिस वालों को तो फांसी देनी चाहिए। इन पुलिस वालों को तो जीने का अधिकार नहीं है जो इस तरीके की हरकत करते हैं। एक एग्जाम्पल तो सेट हो कि अगर आप पुलिस वाले होकर पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे होगे तो आपके साथ क्या हो सकता है, पर ये एग्जाम्पल सेट होता ही नहीं है। पुलिस वाले किसी को भी मार सकते हैं। चाटा तो उनके लिए इतना कॉमन हो चुका है कि आम लोग पुलिस वालों से खाएगा ही खाएगा। और पुलिस वालों के ऊपर गलती से भी आपने हमला कर दिया या फिर अपने डिफेंस में हमला कर दिया, तो आपके ऊपर पता नहीं कितना बड़ा एक्शन हो जाएगा कि आपके ही लाले पड़ जाएंगे। मतलब पुलिस वाले आपको हरास कर सकते हैं, बदले में अगर आपने पुलिस वालों को जड़वड़ दिया, आपने पेल पाल दिया, तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते। कानून इस तरीके से बना हुआ है, जबकि कानून ऐसा होना चाहिए, अगर पुलिस वाला आपको मार रहा है 2 चाटे, तो बदले में आप भी 4 चाटे मारो, कोई गम नहीं। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा होता नहीं है। इंडिया के अंदर ये होता है कि पुलिस वाले आपको हरास कर सकते हैं, आप पुलिस वालों को बिल्कुल भी नहीं। हालांकि बेटर अप्रोच ये हो सकती थी, अगर पुलिस वाला आपको मार रहा है तो पुलिस वाले के ऊपर ऐसा एक्शन होना चाहिए कि पुलिस वाला जिंदगी भर याद रखे, उसको 6 महीने की जेल डालो, उसको इतना जुर्माना ठोको कि
वो कभी ऐसी गलती करने के बारे में सोचे ही नहीं। तब जाके हाँ जनता पुलिस वाले के ऊपर अटैक नहीं करेगी, वो सीधा केस कर देगा पुलिस वाले के ऊपर, जैसे अमेरिका जैसे देशों में होता है, फिर किसी डेवलप देशों में होता है। पर इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता, पुलिस वाले के पास ही सारी अथॉरिटी है, वही कोर्ट है, वही जज है। और सिर्फ भरत तिवारी नहीं, ऐसे तमाम ऐसे एग्जाम्पल है जहां पे ऐसा देखा गया है कि अगर आपने करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई है तो आपके साथ बुरा होगा। सोनम वांगचुक वाला एग्जाम्पल ले लो, वो बंदा 6 महीने के लिए जेल में थे, 6 महीने के लिए जेल में थे, और जब उनके ऊपर सुनवाई होने वाली थी, डेट आने वाली थी, तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसलिए नहीं कि वो बेकसूर थे, इसलिए क्योंकि अगर कार्रवाई होती तो सरकार को जवाब देना पड़ जाता कि उनको किस गुनाह के अंदर जेल के अंदर डाला गया, क्योंकि उनको जेल के अंदर तो बेमतलब डाला गया था। और सोनम वांगचुक ने तो सिर्फ आवाज उठाई थी। और सोनम वांगचुक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने आर्मी के लिए काम किया, और बदले में उनको क्या मिला, हमारी घोड़ी मीडिया, हमारी एकदम दलाल मीडिया, उन्होंने उनका इस तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन किया कि जैसे वही सबसे बड़ा आतंकवादी है। हर एक चीजों पे ध्यान दिया गया जहां पे उनको आतंकवादी प्रूफ कराया जा सके। मतलब हमारी मीडिया इतनी बिक चुकी है, इतने दल्ले दल्ले लोग भरे पड़े हमारे मीडिया के अंदर जिसकी कोई भी हद नहीं। और हमारी घोड़ी मीडिया के बारे में भी मैं डिटेल में बात कर चुका हूं, जाके वो वीडियो देख लेना। यहाँ पे मेरे को उन नमूनों के बारे में बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, बस शॉर्ट में समझा देता हूँ। हमारे इंडियन मीडिया के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है, कौन कितना गू खा सकता है। किस मंत्री का तुम्हें अच्छे से पता है, निचोड़ के चाट सकता है, किस मंत्री का तुम्हें अच्छे से पता है। और कभी कभार मुझे लगता है वो मंत्री हगने भी नहीं जाता होगा, वो हक के डिलीवर कर देता होगा मीडिया के, थोड़ा थोड़ा करके प्रसाद समझ के खा लेना। मेरे को ऐसा लगता है ये लोग खा भी लेंगे उनकी टट्टी अगर ये हक के दे दे वहां पे। किस मंत्री का तुम्हें भी पता है, साला मंत्री ना होकर वोल्डेमॉर्ट बन गया जिनका आप नाम ही नहीं ले सकते। चलो भरत तिवारी हो गया, सोनम वांगचुक हो गए, इसके अलावा उमर खालिद भी है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक बार बात कर चुका हूं, जाके वीडियो देख लेना। अब आते हैं वॉशिंग मशीन के ऊपर। अब वॉशिंग मशीन से मेरा मतलब है कि ऐसी संस्था जो आपकी इमेज क्लीन कर देगी। तो हमारा पूरा का पूरा पार्लियामेंट मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में आ चुका है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर कुछ तो घपलेबाजी की थी फॉरेन फंडिंग को लेकर, जहां पे खुद को बचाने के लिए इन्होंने पूरा का पूरा लॉ चेंज कर दिया। मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक नंबर के चोर हैं। और इसमें भी अगर हम बात करें ईडी की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है ईडी को इस्तेमाल करने की, तो अगर आप ईडी की रेड देखोगे, डेटा देखोगे, तो आपको पता चलेगा ईडी की 80 से 90% जो रेड है वो अपोजिशन पार्टी के ऊपर है। जैसे कभी राहुल गांधी को पेल देते हैं ये लोग, कभी आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को पेल देते हैं ये लोग। बेसिकली ये लोग अपोजिशन पार्टी को पेलते ही रहते हैं ईडी का इस्तेमाल करके। जब भी कोई इलेक्शन आता है अचानक से रेड होनी शुरू हो जाती है, अचानक से कोई सरकार के खिलाफ बोलता है, कोई पावरफुल बंदा, मैं नहीं, कोई बहुत ही बड़ा पावरफुल बंदा, अचानक से उसके घर में ईडी की रेड हो जाती है। अगर आप डेटा भी देखोगे तो लगभग 193 केसेस ऐसे हैं जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ है, जिसमें एमपीज, एमएलए या फिर अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं। और इसमें भी जो कन्विक्ट होते हैं, जिनके ऊपर रेड होती है, वो ना के बराबर है, इक्का दुक्का ही है। तो इससे क्या पता चलता है, ईडी जो रेड मारती है वो तो बेमतलब मार रही है, और बेमतलब रेड मारने के चक्कर में ये तो पूरा का पूरा जो जजमेंट है वो पूरा स्लो हो जा रहा है। मतलब जिस जज के पास ऑलरेडी बहुत काम है उनको तुम और फालतू काम दे रहे हो। और ये एक स्लो जजमेंट का एक जीता जाता एग्जांपल है कि हमारे देश के अंदर कानून किस कदर मजाक बन के रह चुका है कि एक पार्टी जिसके पास पावर है वो दूसरी पार्टी को बहुत ही ज्यादा हरास कर सकती है। और सिर्फ एक पार्टी नहीं, अगर कांग्रेस के पास पावर आएगी, तुम्हें क्या लगता है कांग्रेस बीजेपी को हरास नहीं करेगी? अरे मोदी जी को गला सुखा देंगे ये लोग, तंग करेंगे मेरे परमात्मा मोदी जी को इतना। मोदी जी हर हर मोदी, घर घर मोदी। आए दुआ करता हूँ कि आप ना हारो, नहीं तो ये राहुल गांधी आपको नहीं छोड़ेगा यार, रेड पड़वाएगा आपके घर पे। और लिटरली जब मैं ये सोचता हूँ इस देश की हालत और खराब नहीं हो सकती, तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे मेरी ये जितनी भी धारणा है सब गलत साबित हो जाती है। बिहार का इलेक्शन भी इसका जीता जाता एग्जाम्पल है, जहाँ पे किसी मर्डरर को जिसके ऊपर कन्विक्शन चार्जेस हैं, एक अनपढ़ को जिसको ऊपर अनपढ़ होने के चार्जेस हैं, वो बिहार का सीएम बना दिया। अगर आप हेल्थ मिनिस्टर को देखोगे वो गंजेड़ी लगता है भाई, ऐसा लगता है वो दिन में 10 बार वही करता है जो तुम समझ रहे हो। मतलब इतना पतला, इतना सूखा है ये हेल्थ मिनिस्टर अपना। ऐसा लगता है ये गांजे के ऊपर जो थीम सॉन्ग बना हुआ है ना इसका, ये सच में इसका थीम सॉन्ग है। जब भी ये फीड पे आता है, अगर गांजा हो गांजा, पता नहीं कौन सा गाना चलता रहता है इसके ऊपर। और मुझे लगता है ये हेल्थ मिनिस्टर होने लायक है भी कि नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। इसको हेल्थ का एच भी नहीं है इसके अंदर। इससे ज्यादा हेल्दी तो मैं हूँ भाई, मैं हूँ इससे ज्यादा हेल्दी। और बिहार के लोग इतने बड़े घोड़े, और मेरे पास पूरा लाइसेंस है बिहार के लोगों को घोड़ा बोलने का, क्योंकि मैं बिहार से ही हूँ और मैं बिहार में कई बार रहा हूँ। और मैंने देखा है बिहार के लोग सच में दिमाग से बदतर है। ज्यादातर लोग, ये लोग वोटिंग पता किस बेसिस पे देते हैं? जाति के बेसिस पे। अगर जैसे मानो चलो मैं ब्राह्मण हूँ, मिथिला ब्राह्मण हूँ, और कोई बिहार के अंदर दूसरा मिथिला ब्राह्मण है, मैं चुनाव में खड़ा हो जाऊं, मैं कितना ही बड़ा घोड़ा हुआ, वो मिथिला ब्राह्मण मेरे को ही वोट देगा। अगर कोई यादव बंदा है तो वो अपने यादव को वोट देगा। कोई अगर जय भीम वाला बंदा है तो वो अपने जय भीम वाले को वोट देगा। जनरल मैटर उसका जय भीम वाला कितना ही गवार हो, वो पढ़े लिखे बंदे को वोट देगा ही नहीं। और कोई ब्राह्मण हो, अगर वो जय भीम वाला ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वो पढ़े लिखे जय भीम को वोट नहीं देगा, इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि ये बंदा छोटी जाति का है। इतना ज्यादा कास्टिज्म है बिहार के अंदर। और सच में बिहार के लोग डिजर्व करते हैं फेलियर, बिहार के लोग डिजर्व करते हैं ये करप्ट सिस्टम, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में सिर्फ जाति है।
ये लोग अपनी जाति को ऊपर समझते हैं अगर ऊंची जाति के हैं, और दूसरी की जाति को नीचा समझते हैं। और ऐसे ही अगर तुम समझोगे तो तुम्हारे जो ये स्टेट की जो हालत हो रखी है ना, बिल्कुल सही हो रखी है। और लिटरली मैं इंडिया की बर्बादी के ऊपर डिटेल में बात कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट में समझाता हूँ। हमारा देश इतना खराब हो चुका है कि यहाँ पे एक आम आदमी की जो जिंदगी है वो कॉकरोच के बराबर है। लखनऊ का फायर केस ही देख लो, आग लग गई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ऐसे कुछ जगह पे आग लगी थी जहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि वो बिल्डिंग ऑलरेडी इलीगल थी, उसको तोड़वाने की जो मुहिम थी वो छेड़ी जा चुकी थी 2018 या 16-17 में, जितना मेरे को ठीक से याद, जितना मैंने आर्टिकल पढ़ा है। और उसके बाद भी वो बिल्डिंग क्यों जिंदा थी भाई? उस बिल्डिंग को तोड़ा क्यों नहीं गया? इससे क्या पता चलता है जो हमारा करप्ट सिस्टम है वो इन्हीं के फेवर में काम करता है, ये बिल्डर लोगों के, कोचिंग इंस्टीट्यूट के फेवर में। और यही सेम चीज दिल्ली के अंदर भी हुई थी, मालवीय नगर में या फिर साउथ दिल्ली के आसपास, जहाँ पे ये लेमन ग्रीन नाम के होटल में आग लग गई थी। और वो आग क्यों लगी? वो बिल्डिंग भी इलीगल थी। तो वो इलीगल बिल्डिंग क्यों थी वहां पे? क्योंकि जो हमारा करप्ट सिस्टम है वो ये सब अलाउ करता है। तुम्हें क्या लगता है दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां पे कोई भी ऐसा इलीगल बिल्डिंग बना लेगा? नहीं बना पाएगा। वो तभी बना सकता है जब उसके साथ पूरा सिस्टम साथ में हो। और जैसे ही उसकी बिल्डिंग के अंदर आग लगी तो सरकार की नौटंकी शुरू। अब जितनी भी लीगल बिल्डिंग थी उनको तोड़वाना शुरू। पहले तुम क्या कर रहे थे? पहले मेहंदी लगा के क्या अपने चाट रहे थे क्या उसको? मतलब मेरा इतना फ्रस्ट्रेशन है ना देश को लेके यार, कसम से। आई डोंट हैव अ वे टू लीव दिस कंट्री। Literally, I don't have any way to leave this country. If I had any way to leave this country, I would have left this country any time. मेरी इंग्लिश ठीक थी ना दोस्तों? और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा सिस्टम इतना करप्ट है कि मध्य प्रदेश का कोई तो सीएम है, शायद सीएम ही है कोई है, मैंने आर्टिकल ढंग से पढ़ा नहीं। उसमें वो क्या करता है, बहुत सारी जमीनें खरीदता है। और जमीनें पता है क्यों खरीदता है? क्योंकि जो पावरफुल लोग होते हैं उनको अच्छे से पता होता है कहाँ हाईवे कटने वाला है। आईएएस आईपीएस के जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि इस जगह से हाईवे जाएगा, तो वहां पे वो पहले जमीन खरीद लेते हैं 1-2 साल पहले। और जैसे हाईवे कटता है जमीनों के जो दाम है 10-10, 20-20, 30-30, 100-100 गुना ही बढ़ जाते हैं, फिर उसको बेच के अमीर बन जाते हैं। जबकि आईएएस आईपीएस का काम है देश की सुरक्षा करना। लेकिन इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, लोग आईएएस आईपीएस पता है क्यों बनते हैं? क्योंकि उनको घूसखोरी करनी है। 1-1.5 लाख की सैलरी वाला आईएएस ऑफिसर 100-100 करोड़ का मालिक बन जाता है, 300-300 करोड़ का मालिक बन जाता है। कोई कहता है कि आईएएस बनने के बाद हम देश की ये करेंगे वो करेंगे, फिर जैसे ही आईएएस बनता है साला करप्ट निकल जाता है। मतलब, और आईएएस पता है अनपढ़ गवार लोग भी भर जाते हैं। पता नहीं तुमने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, तो कोई तो एक लड़की थी गवार सी, वो इतनी अमीर थी कि वो डिग्री खरीद ली उसने आईएएस की। मतलब उसने फर्जी एग्जाम दिया, फर्जी तरीके से कुछ न कुछ करके वो आईएएस बन गई। मतलब आईएएस अगर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है तो तुम्हें क्या लगता है हमारा देश कॉम्प्रोमाइज नहीं है? हमारा देश पूरा ही कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। शॉर्ट में समझाऊं तो पार्लियामेंट में रेपेस्ट, पुलिस में गुंडे मवाली, उसके बाद जजेस इतने स्लो, उनके खिलाफ तुम कुछ बोल नहीं सकते। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है हमारा खराब हो चुका है। धीरे धीरे ये एक ऐसा पाकिस्तान बनता जा रहा है जिसकी बस जनसंख्या मुसलमान नहीं है, लेकिन ये बन पाकिस्तान ही रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपके मौका मिले देश छोड़ के जाने का तो क्या आप छोड़ के जाओगे? हमारा देश महान, जय जय मोदी, घर घर मोदी का या तो नारा लगाओगे? जो भी करोगे कमेंट सेक्शन में बताना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को हाइप कर देना ताकि मेरी आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर हाइप नहीं भी करना तो लाइक और कमेंट कर देना। अगर पसंद नहीं आई तब भी कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।